Assalamualaikum everyone present here. This side Aqsa Alam, practicing advocate in Karachi and Vice President of Dynamic Law Association. एक बार फिर से आप सबका डायनेमिक लॉ एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। एक वकील को ना सिर्फ वकील होना चाहिए बल्कि उसे हर सब्जेक्ट में हर मज़ामीन में थोड़ी थोड़ी जो है उसका इल्म होना चाहिए। ना सिर्फ वो अबूर हासिल कर सके बल्कि उसको इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वो हर एस्पेक्ट से सोच सके, हर पर्सपेक्टिव से सोच सके। और जो क्लाइंट डीलिंग है उसमें भी ये चीज़ हेल्प आउट करती है। तो डायनेमिक लॉ एसोसिएशन की जिस तरह से हमेशा से कोशिश रही है कि अपने लर्नर्स को, अपने मेंबर्स को और स्टूडेंट्स को एक्चुअली वो नॉलेजेबल वेबिनार जो है प्रोवाइड करे और हर मज़ामीन में जो है कुछ ना कुछ उसको कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो न्यू हो उनके लिए और सीखने को उनको मिले। तो इसी तरह से आज हम मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप सबने जो है टॉपिक आज का देख लिया है कि क्या है, हम किस मौजू पे आज बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस अरीबा सरवर यहाँ पर एज अ स्पीकर, जो आपसे कुछ देर बाद आपसे इस मौजू के हवाले से बातचीत करेंगी। आज का जो हमारा मौजू है वो है डिप्रेशन, जिसे हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये एक ऐसा कॉमन सीरियस मेडिकल इलनेस है जो नेगेटिवली अफेक्ट करता है कि किस तरह से आप महसूस करते हैं, किस तरह से आप सोचते हैं, और ये बात जब सोचने और महसूस से आगे बढ़ जाती है तो किस तरह से आप एक्चुअली अमल करते हैं, एक्ट करते हैं। फॉर्चुनेटली ये ट्रीटेबल डिजीज है, ये ऐसा नहीं है कि लाइलाज मर्ज है, लेकिन हम इसके बारे में बात करना हम इसे शर्म के लेवल पे ले जाते हैं। शर्म का इसमें आंसर आ जाता है कि अगर हम मेंटल इलनेस की बात करेंगे या अगर हमने किसी से डिस्कस कर दिया कि मैं किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ या मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, तो हो सकता है कि सामने वाला मुझे खुदा ना खास्ता पागल करार दे दे। तो हमारे माशरे में ये एक मैं समझती हूँ कि बहुत ये अजीब बात भी है, ये एक अलमिया भी है कि हम इस टॉपिक पे बहुत कम बात करते हैं। जहाँ पर फिजिकल हेल्थ की बात आती है, कोई डायबिटिक पेशेंट है तो हम उसको डिस्कस करते हैं, कोई कैंसर पेशेंट है, बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स होते हैं, इवेंट होते हैं जो कैंसर पे बात करते हैं उस पे। और अगर किसी को हार्ट इशू है या कोई भी ऐसा फिजिकल डिसऑर्डर है तो हम उस पर बात करते हैं। लेकिन जहाँ पर बात आती है मेंटल हेल्थ की, वहां पर हमारे अंदर ये शर्म कंसर न जाने क्यों आ जाता है, और कहने वाला भी और सुनने वाला भी जो है इस चीज को बहुत ज्यादा जो है इसको डिस्कस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अगर किसी ने डिस्कस कर दिया, किसी से ये कह दिया कि मैं साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने जा रहा हूँ या उससे काउंसलिंग करने जा रहा हूँ, तो शायद ये अच्छी बात नहीं है। तो आज हम इसी मामले पे बात करेंगे, इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ पर जो फिजिकल हेल्थ है, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और अगर हम WHO की करंट रिपोर्ट की बात करें डिप्रेशन से रिलेटेड, तो अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेटेडली 3.8% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ओवरऑल द वर्ल्ड एक्सपीरियंस कर रही है इस वक्त डिप्रेशन। जिसमें से अगर हम एडल्ट की बात करें तो 5% जो है इसमें एडल्ट हैं, जिनमें से 6% खवातीन और 4% जो हैं मर्द हैं। इसमें भी खुशकिस्मती से जो है खवातीन बाजी ले चुकी हैं, और ओवरऑल एडल्ट में जो है मोर देन 60 जो है वो 5.7% को रीच कर चुके हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 280 मिलियंस ऑफ पीपल ओवरऑल द वर्ल्ड डिप्रेशन को इस वक्त जो है लड़ रहे हैं इससे, और इसको जो है तमाम चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये WHO की 2022 की रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट WHO एक ऐसा इदारा है जो हेल्थ एंड साइंस पे वर्क कर रहा है, ये कोई आम इदारा नहीं है। तो जब WHO की ये रिपोर्ट है तो एक्चुअली इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसपे हमें बात करनी चाहिए। तो क्या हम देखते हैं कि बहुत से माजी में ऐसे मामलात रहे हैं और ऐसे वाकयात जन्म लेते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स हमें सामने आते हैं हमारे, और स्टूडेंट हो चाहे वो किसी एज ग्रुप से ताल्लुक रखता हो, तो वो हाईली जो है मेंटल इलनेस को फेस कर रहा होता है, और बात फिजिकल इलनेस से होते हुए मेंटल ट्रॉमा, एंजाइटी और इन चीज़ों से होते हुए डिप्रेशन की तरफ चली जाती है। तो एक्चुअली डिप्रेशन को जो लोग एशियन कंट्री में खासतौर पे जो कहते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और हमारा एक ये भी हमारी ये सोच है कि अगर एक बंदा खुशबाश है, वो अच्छी लाइफ गुजार रहा है, उसके पास सारी चीज़ें हैं और वो सबके सामने हंस बोल रहा है, तो वो डिप्रेस्ड नहीं हो सकता, जो कि टोटली रॉन्ग है।
तो आज हम इस कंसेप्ट को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे मिस अरीबा सर्वर की जानिब से, और किस तरह से हम इसको कोप अप कर सकते हैं, क्या इफेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं। जैसे हमने कोविड-19 में भी देखा कि बहुत सारे लोग फाइनेंशियली और फिजिकली जो हम जिस चीज़ का शिकार हुए, जो सिचुएशन हमारे सामने थी, उसकी वजह से लोगों ने अपने अपनों को भी खोया, और वो जहनी मर्ज की तरफ ज़्यादा जो हो चुके थे, जो रेशो हमें सामने आया। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ मिस अरीबा सर्वर मौजूद हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और साथ ही न सिर्फ साइकोलॉजिस्ट हैं बल्कि लेक्चरर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। शी इज़ अ फाउंडर ऑफ एएस लर्निंग हब, सोशल एक्टिविस्ट अवार्ड विनर हैं ये, और साथ ही साथ डेटा मैनेजर ऑफ पीवीएनएम एंड सोशल मीडिया टास्क हेड ऑफ पीवीएन हैं। तो आज हम मिस अरीबा सर्वर से इस बारे में जानेंगे कि क्या कॉजेज एंड क्या सिम्टम्स हैं, और किस तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं जिसको हम जान सकते हैं, और किस तरह से जो है हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो मिस अरीबा सर्वर, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी, अगर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। जी वालेकुम अस्सलाम मिस, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मिस, हाउ हैव यू बीन? मिस फर्स्टली तो स्लाइड्स जरा ऊपर नीचे हो गई हैं, आप जरा उन्हें एक दफा चेक कर लें। जी जी, अब ठीक हाँ है, अब आपको सही शो हो रही है? जी 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 अब मुझे तो हो रही है। सो जैसा कि मैम ने बहुत अच्छे तरीके से आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट हमारे टॉपिक के, और मेरा इंट्रोडक्शन भी वो आपको दे चुकी हैं कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, और मैं बहावलपुर से बिलोंग करती हूँ। 2022 में मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हूँ वो एक ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो काउंसलर के तौर पर भी वर्क करती हूँ, और जो है वो और भी डिफरेंट अपना जो है इंस्टीट्यूट भी रन कर रही हूँ, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि साइकोलॉजिकल अवेयरनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं। सो आ जाते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। जैसा कि हमारी स्लाइड्स नेक्स्ट स्लाइड में शो है मैनेजिंग डिप्रेशन। सो हम आज सिर्फ मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि डिप्रेशन को कॉमन क्यों कहा जाता है। डिप्रेशन इज कॉमन बिकॉज डिप्रेशन जो है वो मिलियन ऑफ द पीपल्स जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। मैम देयर इज अ प्रॉब्लम विद स्लाइड्स, आई थिंक कि कोई मतलब वायरस है या कुछ चीज की वजह से मेरी स्लाइड आगे पीछे हो गई हैं आपके पास। तो हम ऐसा करते हैं कि मैं गाइड करती जाती हूँ, फिर स्लाइड्स हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। इज इट ओके? एनी वन ईयर, एक साल के अंदर जो है वो मिलियन ऑफ अ पीपल जो है वो डिप्रेशन सरवाइव करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं। 1 in a 6 month में जो है वो 8 men एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज को, और 6 वुमेन एक्सपीरियंस करती हैं इस चीज को। ये सम रेशियोज हैं, कभी कम कभी ज्यादा होती हैं, कभी विमेन ज्यादा एक्सपीरियंस करती हैं तो डिप्रेशन को, कभी मैन ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं डिप्रेशन को। ये एक मेंटल हेल्थ इलनेस है जो कि फिजिकल इलनेस में भी कन्वर्ट होती है और उसको भी इफेक्ट करती है, और इसका ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद है। ये अनट्रीटेबल जो है वो डिजीज नहीं है, और जो है वो सपोर्ट विद द सपोर्ट ऑफ द पर्सन, विद द सपोर्ट ऑफ अ काउंसलर एंड विद द सपोर्ट ऑफ फैमिली, इस चीज को जो है वो इसका ट्रीटमेंट करके रिकवर किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। अब टाइप्स ऑफ डिप्रेशन में जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं: मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और डायसेंथमिक डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, साइक्लोमेथिक डिसऑर्डर एंड सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। डिप्रेशन का सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट जो डिसऑर्डर माना जाता है वो मेजर डिप्रेसिव या मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर है। बाकी सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो
जो है किसी ना किसी डिसऑर्डर और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के साथ मिलकर होते हैं। लेकिन डिप्रेशन डिसऑर्डर, ऐसे डिसऑर्डर जो है वो मेन माना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके आ जाते हैं सिम्टम्स के ऊपर। सिम्टम्स में जो है वो डिप्रेस्ड मूड रहना, यानी कि हर वक्त जो है वो एक परेशानी के आलम में, एक खामोशी के आलम में रहना, या फिर अपनी जो चीजें या जो एक्टिविटीज आपकी लाइफ में आपको प्लेयरेबल महसूस होती थी, जैसे कि फ्रेंड्स की गैदरिंग में जाना, होटलिंग करना, बाहर जाना, फ्रेंड्स के साथ बैठना, यूनिवर्सिटी में की एक्टिविटीज में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, उन सब चीजों को आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे आप अपने आप से दूर करते जा रहे हैं, उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो आपके ऊपर आपके लिए प्लेयरेबल नहीं रही। तो ये चीजें जो है वो डिप्रेस्ड मूड को शो करवा सकती हैं। और आपको इस और नेक्स्ट जो है वो है एपिटाइट, यानी कि हमारे खाने पीने में चेंज आ जाना, सडनली वेट लॉस हो जाना। यानी कि सम टाइम कुछ लोग डिप्रेशन में इस तरह बिहेव करते हैं कि उनका जो है वो लेवल ऑफ ईटिंग बिल्कुल कम हो जाता है, तो उनका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, विद इन अ डेज उनका वेट लॉस हो जाता है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में जो है वो एक डिसऑर्डर होता है बीइंग ईटन का, यानी कि डिप्रेशन या टेंशन के दौरान बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा खाना स्टार्ट कर देना, स्ट्रेस हो रहा है तो खा रहे हैं, कुछ फील कर रहे हैं तो खा रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, बस अनहेल्दी वे में खाना खाते रहना, तो उससे वेट गेन हो जाना। उसके बाद जो है वो स्लीपिंग पैटर्न का चेंज हो जाना। समटाइम्स डिप्रेशन के सिम्टम्स कुछ पर्सन, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन उसकी फिजिकल इलनेस पर भी जो है वो और फिजिकल हेल्थ पर भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। अब कुछ पर्सन का सिम्टम्स ऐसे आएंगे कि उनकी नींद बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, ना वो दिन को सही तरीके से सोएंगे, ना रात को सही तरीके से सोएंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो सारा दिन भी सोएंगे, सारी रात भी सोएंगे, लेकिन फिर भी वो एक लेजीनेस और एक फटीग महसूस करेंगे, एक अपनी बॉडी के अंदर एक थकावट का एहसास रहेगा, लेस का एहसास उन्हें हमेशा रहेगा। उनसे कोई बात करेगा तो वो कभी तो हंस के जवाब दे देंगे, और कभी वो इतने इरिटेबल मूड में कि वो आपकी सीधी आप भी आपको सीधे तरीके से नहीं देंगे। फिर उसके बाद फीलिंग ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी की फीलिंग लाइक दैट, के घबराहट का एहसास होना, किसी भी छोटी सी भी टेंशन को अगर उन्हें कोई मिली है उस अपने डिप्रेस्ड मूड के दौरान, तो बहुत ज्यादा घबरा जाना चीजों को लेके। फिर वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस की फीलिंग, वर्थलेस फील करना कि मैं क्यों हूँ, मैं किस लिए हूँ, मेरा क्या काम है इस दुनिया में, मैं क्यों आया, मैं किसी की मदद नहीं कर सकता या कर सकती, मैं कुछ काम नहीं कर सकता या कर सकती, मैं दूसरों पर बोझ हूँ। ये चीजों के ख्याल आना, ये चीजें जो है वो वर्थलेसनेस की फीलिंग या होपलेस या हेल्पलेसनेस की फीलिंग की तरफ लेकर जाती है। इनएप्रोप्रिएट गिल्ट होना, समटाइम कुछ गिल्ट जो होते हैं वो होते हैं, की कोई वजूहात होती है, लेकिन समटाइम्स कुछ गिल्ट ऐसे होते हैं कि जो उन्होंने किया भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उन उस गिल्ट के बारे में सोचना। फिर उसके बाद डिफिकल्टी थिंकिंग, कंसंट्रेटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब बहुत ज्यादा जो है वो अपने किसी भी चीज में डिफिकल्टी महसूस करना, सोचने में कंसंट्रेट ना कर पाना, अपनी किसी भी मामलात जिंदगी के किसी भी मामलात में डिसीजन ना ले। मतलब डिप्रेशन के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि माइंड में, सॉरी, माइंड में इतना कुछ चल रहा होता है कि आप अप्रोप्रिएट जो है ना वो अपना डिसीजन नहीं ले पाते। उसके बाद थॉट्स ऑफ डेथ, ऑफ अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड, अपने आप को जब इंसान वर्थलेस समझना स्टार्ट कर देता है ना कि मेरा इस दुनिया में होना दूसरों के लिए बोझ है या खुद के लिए गिल्ट है, तो फिर वो अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड की तरफ या फिर डेथ के बारे में बहुत ज्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद कुछ जो है वो इसका ट्रीटमेंट प्रोसेस है। हम ट्रीटमेंट प्रोसेस की तरफ तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको कुछ और चीजें बताती चलूं कि डिप्रेशन के दौरान कुछ पर्सन्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट बिहेव करते हैं। कुछ पर्सन हर वक्त खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन अलोन टाइम में वो काफी ज्यादा जो है वो चीजों को
जो है काफी हार्श वे में यूज करते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन में जो है वो अनलाइकली सिंपली जो है वो इग्नोर लेफ्ट या अनट्रीटेड नहीं रखना चाहिए। अगर आप फील कर पा रहे हैं, और इसकी ड्यूरेशन भी होती है, अगर 2 मंथ तक या 4 to 6 मंथ तक एक पर्सन के अंदर आप इस तरह के सिम्टम्स देख रहे हैं, तो उसे आपको कोशिश करनी चाहिए कि उससे बात करके, उसे कन्वेंस करके किसी भी साइकाट्रिस्ट, किसी भी साइकोलॉजिस्ट, किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेकर जाएं, ताकि उससे बात करके उसका प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जा सके। ठीक है। अब ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, यानी कि माइल्ड सिम्टम के ट्रीटमेंट डिफरेंट होते हैं, और मॉडरेट सिम्टम अगर आ रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, सिवियर सिम्टम है तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। अब इसमें लर्निंग अबाउट, पहले उस पर्सन की कंडीशन को लर्न किया जाता है, फिर उसके लाइफस्टाइल को चेक किया जाता है, फिर उसको साइकोलॉजिकल थेरेपी प्रोवाइड की जाती है, जिसे हम समटाइम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या जो है वो टॉक थेरेपी का यूज करके उस पर्सन को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखकर उस पर्सन की जो है वो ट्रीटमेंट को स्टार्ट करता है। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद अनदर नेक्स्ट चली जाए मैम। हाँ, अब जो है वो ट्रीटमेंट में ओपिनियन इंक्लूड करते हैं हम, जो पर्सन है उसका भी, कि वो लोकल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ट्रीटमेंट रहता है, क्योंकि कुछ लोगों को कॉन्फिडेंशियलिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि हम जो भी बात शेयर करेंगे वो हमारी कॉन्फिडेंशियल रहे, तो वो अपनी मर्जी की प्लेस भी रखते हैं साइकोलॉजिस्ट के साथ ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जो है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो है वो टॉक थेरेपीज का यूज किया जाता है, जिसमें इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है डिप्रेशन पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि हम उसमें उसके थिंकिंग पैटर्न को चेंज करते हैं, उसको कोपिंग स्किल सिखाते हैं, उसको जो है उसके स्ट्रेसर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को उसके अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं कि वो किस चीज़ की वजह से डिप्रेशन में जा रहा है। वो फाइनेंशियल कंडीशन भी हो सकती है, वो सोशल इशू भी हो सकता है, वो फैमिली इशू भी हो सकता है, वो जो है वो किसी भी तरह का स्टडी इशू भी हो सकता है, वर्क इशू हो सकता है, कोई अब्यूज हो सकता है, वो चाहे चाइल्ड अब्यूज हो, चाहे कोई बुलिंग का इशू हो, किस हर तरह के सोशल फैक्टर उसके अंदर आ सकते हैं किसी भी पर्सन के अंदर उस डिप्रेशन में जाने की वजह से। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें हम डिफरेंट थेरेपीज का यूज करते हैं, जिसके अंदर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, माइंडफुल बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी या सीबीटी जो है वो कॉमनली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का यूज किया जाता है किसी भी पर्सन को ट्रीट करने के लिए, उसके थिंकिंग ऑफ पैटर्न को चेंज करने के लिए, उसके कोपिंग स्टाइल्स को इम्प्रूव करने के लिए, और उसे बेटर लाइफ की तरफ लाकर उसके स्ट्रेसर्स को और उसके कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट। और कम जो है वो केसेस ऐसे होते हैं इसके जो मेडि डिप्रेशन के, उसमें मेडिसिन भी देनी पड़ती है, तब एंटी डिप्रेसेंट्स का यूज करवाया जाता है पर्सन को, कि वो एंटी डिप्रेसेंट्स का यूज करके उस पर्सन के अंदर से उस एक्सपीरियंसेस को, वो चाहे मॉडरेट वे में उसकी कंडीशन है या सेवियर वे में उसकी कंडीशन है, तो उसको पॉसिबल कंडीशन की तरफ ले जाया जाता है, उसको असेस किया जाता है कि वो अपने उन सिम्टम्स पर मेडिसिन के जरिए भी कुछ काबू आ जाए, क्योंकि सवेयर लेवल में मुश्किल होता है सिर्फ टॉक थेरेपी के जरिए पर्सन को ट्रीट करना, तो फिर मेडिसिन दी जाती है ताकि वो मेडिसिन से भी थोड़ा रिकवर हो, और थोड़ा टॉक थेरेपी के सेशन से भी वो पर्सन उस चीज से बाहर आ सके। नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं जिनके बारे में बात करके हम किसी पर्सन को कैसे कोप करवा सकते हैं, खुद से उसे कैसे उसकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। हम उसको स्टे एक्टिंग की थेरेपीज दे सकते हैं, उसको हम गाइडलाइन दे सकते हैं, उसे हम कॉपी वर्क दे सकते हैं। मतलब समटाइम्स कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत लिखते नहीं हैं, मतलब आपके सामने नहीं बोल पाते, फिर हम उन्हें लिखने के लिए देते हैं, सॉरी। तो हम क्या करते हैं कि उनसे कहते हैं कि आप ये नोटशीट ले लें, जब भी आप कुछ महसूस करने लगे एक्सट्रीम वे में, तो उसे आप इसके ऊपर राइट कर लें।
जिससे वो पर्सन अपने अंदर की बहुत सी ऐसी चीजें जो है वो उस कॉपी के ऊपर राइट कर देते हैं, जिनसे हमें उसके जो है वो डिप्रेशन को ट्रीट करने का बहुत ही अच्छा एक वे मिल जाता है। अब हम पर्सन को जो है वो एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइजेज जो है वो प्लान करवाते हैं, उसके लिए डेली एक्सरसाइजेज, जिसमें वो उनके लिए जो है वो बॉडी एक्सरसाइजेज, फिजिकल एक्सरसाइजेज, वॉक करवाना, उन्हें जो है वो डेली एक्सरसाइज करवाना, उन्हें जो है वो उनकी प्रॉब्लम्स को उनकी, और फिर जब वो अपनी बैड थिंग्स लिख दें तो फिर उनसे कहना कि अब आप अपनी गुड थिंग्स के बारे में लिखें, कि जिन चीजों में आप इंजॉय फील करते हैं, जिन एक्टिविटीज में, उन चीजों के बारे में लिखें, ताकि वो पर्सन उन चीजों के बारे में लिखे और हम वही चीजें उन प्रैक्टिस करवाएं कि वो नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ सके। नेक्स्ट स्लाइड। स्लीपिंग पैटर्न में चेंज लाना। स्लीप पैटर्न में अबाउट द सेम टाइम ईच डे, मतलब कोशिश करना कि उस पर्सन को हम ऐसा टाइम टेबल सेट कर दें कि वो एवरी डे जो है वो सेम टाइम पे सोए। मतलब अगर 10 बजे या 11 बजे का उनका टाइम बना दिया है हमने सोने का, तो वो एवरी डे उसी टाइम पर रहे। और उन्हें कहना कि जब आपका सोने का टाइम होने वाला है, स्पेशली 9 बजे 10 बजे, आपने कोई ऐसी ड्रिंक यूज नहीं करनी, जैसे कि चाय वगैरह हो गई, कोई कैफीन की ड्रिंक यूज नहीं करनी जिससे आपकी नींद खराब हो। कॉफी वगैरह का यूज करते हैं अक्सर लोग, तो नहीं करनी। उससे कम से कम भी 4 से 5 घंटे पहले आपने चाय कॉफी कुछ यूज करना है तो 5 बजे आप यूज कर लें, लेकिन 5-6 बजे के बाद आप यूज नहीं करेंगे, जिससे आपका नींद का जो पैटर्न है वो खराब हो। अगर आपको बहुत लेट से ही नींद महसूस नहीं होती और आपको नींद नहीं आती, बेहतर है कि 9 बजे आप कोई बुक ले लें, कोई अपने इंटरेस्ट की बुक, और उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दें। नमाज, जाहिर सी बात है हम मुस्लिम्स हैं, हमें नमाज की बाकायदगी करनी चाहिए, तो नमाज पढ़ें। 9 बजे तक नमाज पढ़ के उसके बाद अपनी कोई बुक ले लें फेवरेट। पढ़ने के बाद उस बुक को पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिकली आपको 10-11 बजे तक नींद आ जाएगी, क्योंकि आपका माइंड उस बुक को पढ़ते पढ़ते थोड़ा थक जाएगा और आप सो जाएंगे। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस देना अपने पेशेंट या क्लाइंट्स को, तो उससे उनका डिप्रेशन काफी वो कम फील करवाते हैं, क्योंकि जब वो डिप्रेसिव थॉट्स के बारे में सोचेंगे नहीं, उन्हें टाइम नहीं मिलेगा उन्हें सोचने के लिए, तो वो आहिस्ता, क्योंकि वो हम उनसे बात करके उनके अंदर से वो चीज निकाल भी रहे हैं, उससे प्रेस नहीं, वो निकल रही है हमसे बात करके, और फिर उन्हें उनकी प्लेजर एक्टिविटी लाइफ की तरफ भी लेकर जा रहे हैं, ताकि वो उस चीज से कंप्लीटली बाहर आ जाए। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्लाइड। अब नेगेटिव थॉट्स को ट्रैश आउट करना, मतलब कि नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से निकालना। ट्राई अपने आप से बात करना। जब इंसान ये सोच लेता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, या मुझसे नहीं होगा, दीज आर द नेगेटिव थॉट्स इन द माइंड। हमें अपने आप से पॉजिटिव टॉक करना चाहिए। मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगा, मैं करके दिखाऊंगी, मैं करना चाहती हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे जाना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे इस चीज को अपनी जिंदगी से निकालना है। ये कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जो हम खुद से बात करके खुद को ही इस चीज के ऊपर ला सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को, चीजों, नेगेटिव प्रॉब्लम्स को अपने माइंड से निकालना, और कोशिश करना कि जब आप अपनी इस कंडीशन से गुजर रहे हो, कोई भी पर्सन, कोई भी क्लाइंट, कोई भी पेशेंट डिप्रेशन से गुजर रहा हो, तो कोशिश करें कि बहुत बड़े बड़े लाइफ के जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो ना लें, उन्हें लेने में अवॉइड क्रिएट करें। जब आप अपनी उस सिचुएशन से बाहर आ जाएं, तब कोई खास बड़ा डिसीजन ले। जैसे कि अक्सर लोग जॉब छोड़ देते हैं, और जब वो डिप्रेशन बाहर आते हैं तो काफी रिग्रेट करते हैं, बिकॉज उनको भी जॉब नहीं मिलती अच्छी। नेगेटिव थॉट्स को अपने लाइफ में से निकालना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपकी लाइफ में, जो कि आप अगर पॉजिटिवली सोचते हैं तो बहुत सारी चीजों से आप ऑटोमेटिकली दूर रहते हैं। उसके बाद डीलिंग विद इरिटेबिलिटी। नेक्स्ट स्लाइड कर दें मिस। डीलिंग विद इरिटेबिलिटी,
अब इरिटेबिलिटी से डील करने के लिए हमें जो है वो बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। अपना स्लीपिंग पैटर्न चेंज करना, लाइफस्टाइल चेंज करना, अपने आप की खुद मदद करना, अपने अच्छे दोस्तों से, अच्छे कुलीग्स के साथ अपनी सिटिंग्स दोबारा स्टार्ट करना, उनके साथ अपनी जो है वो बात को शेयर करने की कोशिश करना। अपने एंगर मूड में, जब आप बहुत ज्यादा एंग्री मूड में हो, तो कोशिश करना कि जिस जगह आप बैठे हैं और वहां पर कोई ऐसे पर्सन्स मौजूद हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करें कि वहां से उठ जाएं, उन्हें एक्सक्यूज करके वहां से थोड़ी देर के लिए साइड पर हो जाएं और अपने एंगर को, अपनी इरिटेबिलिटी को कंट्रोल करके वापस आकर अपनी गैदरिंग को ज्वाइन करें। इस तरह की चीजों से आप इरिटेबिलिटी से डील कर सकेंगे। रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज करना, अब इसके लिए जो है वो टॉकिंग थेरेपी या टॉक द पीपल तो बहुत हेल्पफुल फील होती है, लेकिन अगर मैं आप लोगों से एक एक्सरसाइज करवाऊंगी, जब आप माइक्स ओपन करेंगे सबके, तो उस एक्सरसाइज से भी आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। ऑल फ्रॉम माय साइड। अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं अपना। सजाद से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबके माइक अनम्यूट कर दें ताकि सब अपने क्वेश्चन भी कर सकें और मैम जिस एक्सरसाइज की बात कर रही हैं हम वो भी एक्सपीरियंस कर सकें। मैम पहले क्वेश्चन लेना है या फिर एक्सरसाइज पहले हम करेंगे? नहीं, बस आप लोगों को गाइड करूंगी, आप लोग बेशक अपने माइक अनम्यूट ना कीजिए। जस्ट जब मैं आपको क्वेश्चन करने होंगे तो आप बताइएगा कि आपको उस टेक्निक से क्या हेल्पफुल हेल्प महसूस होगी, तो जस्ट ये ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप आप ये लोग कर दें अब, देन क्वेश्चन। हाँ, अब आप लोग सब बैठे होंगे अपनी अपनी जगह पर, तो अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करते हैं। जैसे बहुत हम कभी ऐसे बैठे होते हैं कि हमारे कोई ना कोई मसल जो है वो खिंचा हुआ होता है, तो उसको बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में ले आए। उसके बाद अब जो है वो आप अपनी जो ब्रीथ है उसको इनहेल करें और एक्सेल नहीं करनी है सर। 4 to 5 सेकेंड्स तक रखें। 1 3 4 5, एक्सेल करें, दोबारा इनहेल करें और एक्सेल करें। ये थेरेपी जो है ये आपने 10 to 15 टाइम्स करनी है जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एंगर फील कर रहे हैं या इरिटेबिलिटी फील कर रहे हैं। इसको ब्रीथ थेरेपी बोलते हैं। इससे आपके बॉडी के जितने भी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, और आपका एग्रेशन लेवल और आपका इरिटेबल मूड बहुत ज्यादा कम हो जाता है और आप बहुत बेहतर महसूस करते हैं अपने अंदर, बहुत ज्यादा बेहतरी को महसूस करते हैं। ये और इसके दौरान, इस टेक्निक को रिपीट करते दौरान आपने अपने माइंड में कोई एक पॉजिटिव सिनेरियो जरूर सोचना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह का पॉजिटिव सिनेरियो, कोई बहुत अच्छी बात आपके साथ हुई हो, कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट आपने महसूस की, या आपको बर्ड्स का बोलना पसंद हो, या पानी, जो समंदर का पानी होता है वो पसंद है, सनराइज सनसेट, कुछ भी आपको पसंद है वो चीज आप अपने माइंड में सोचें। और इस टेक्निक को, इस रिलैक्सेशन टेक्निक्स को, जिसे ब्रीथ एक्सरसाइज टेक्निक बोलते हैं, ब्रीथ रिलैक्सेशन टेक्निक बोलते हैं, उसे करने से आपकी माइंड एंड बॉडी दोनों बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं। कि हम अपनी को, अपने डिप्रेशन के पेशेंट्स को, इवन के कोशिश करते हैं कि हर मेंटल हेल्थ रिलेटेड किसी पर्सन को प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे हम ये टेक्निक सिखाते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है स्ट्रेसर्स को और माइंड के मसल्स को, जो है वो बॉडी के मसल्स को रिलैक्सेंट करना। तो दिस इज द टेक्निक। अब कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो मैम कर सकते हैं। था कि जैसे आपने कहा कि हम मेडिकेशन की तरफ भी जाते हैं, मेडिएशन टू मेडिकेशन, जैसे काउंसलिंग जो है वो साइकोलॉजिस्ट की जो है वो एक अप्रोच है, और जब हम मेडिकेशन की तरफ जाते हैं तो हमें टोटली साइकियाट्रिस्ट से जो है वो करना पड़ता है उन्हें अप्रोच। तो कौन सा ऐसा पॉइंट आता है, क्या कंडीशन होती है इसकी जब हमें मेडिकेशन और एक्चुअली आपने बात की ना कि एंटी डिप्रेसिंग पिल्स की जरूरत पड़ती है, तो वो
कौन सा स्टेज होता है ऐसा, क्योंकि हम डिप्रेस को तो किसी मेयरमेंट्स की नहीं कर सकते, कोई पैमाइश का कोई आला तो नहीं है इसका, ये तो थॉट्स एंड थिंकिंग्स हैं। मैम आला नहीं होता है इसका, हमारे टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। तो जी एग्जैक्टली तो किस तरह से जो है हम उस स्टेज को हम जान सकते हैं, मतलब साइकोलॉजी क्या कहती है कि इस स्टेज पे जो है उसको एक्चुअली पिल्स ले लेनी चाहिए। जैसे मैंने ये सुना है, क्योंकि पर्सनली तो मेरा खुद एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये है ना, ये कहते हैं कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं या साइकियाट्रिस्ट से रब्ता कर रहे हैं तो उसने आपको स्लीपिंग पिल्स देकर जस्ट सुला देना है कि आप रिलैक्स मोड पे चले जाएं और आप आपकी बॉडी एंड माइंड रिलैक्स हो जाए। तो वो कहते हैं कि ज्यादा अगर आपने स्लीपिंग पिल्स ले ली तो आप हो सकता है कि आप जहनी तौर पे मफलूज हो जाएं, या आने वाले वक्त में जब आप ओल्ड एज हो जाएं तो आपका जो जहन है वो काम ना कर रहा हो। और ये भी एक मिथ है, सुनने को आती है कि आप हार्ट के पेशेंट भी हो जाते हैं अगर आप ज्यादा पिल्स लेना शुरू कर दें, जो एंटी डिप्रेसिंग या फिर जैसे हम स्लीपिंग पिल का नाम देते हैं। तो क्या ये फैक्ट है, ये हकीकत है, ये जस्ट मिथ है ये? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो फिर मैं आंसर करूँ। जी जी, आप प्लीज करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये तरीका क्या होता है। देखें, लेट सपोज कि मेरे पास एक पेशेंट आया। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काफी टाइम जो है वो इंटर्नशिप करती रही हूँ। वहां पर एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट, एक सीनियर साइकाइट्रिस्ट हमारे साथ मौजूद होती थी। तो जब हम काम करते थे हमारे पास, आजकल की ना लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि अगर उन्हें मेडिसिन नहीं दो ना तो वो अगले बंदे को डॉक्टर समझते ही नहीं है। ये इसने कोई दवाई तो दी नहीं, बातों से काम कर दिया, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। तब हम कोशिश करते हैं। देखिए, हर ट्रीटमेंट का एक तरीकाकार होता है। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट का भी जो है वो देखा जाता है कि किस लेवल पर जा चुका है वो पर्सन। वो पर्सन माइल्ड लेवल पर, समटाइम्स पर्सन माइल्ड लेवल पर होते हैं बिकॉज वो किसी एक चीज की वजह से डिप्रेशन में होते हैं। वो कोई हाउस प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, कोई जॉब प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो वो तब माइल्ड प्रॉब्लम पे होता है। फिर आता है मॉडरेट, जिसके अंदर वो काफी लॉन्ग टर्म से वो उस में होते हैं, यानी 6 मंथ गुजर गए हैं या 1 ईयर गुजर गया है उन्हें उस कंडीशन में। तो वो मॉडरेट की तरफ लेकर जाता है। फिर कुछ डिप्रेसिव पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव। वो उनका टाइम ड्यूरेशन बेशक कम ज्यादा कितना भी हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा बिहेवियर ऐसा रखते हैं कि घर वालों की किसी भी चीज को वो लोग रिस्पॉन्स नहीं करते ना पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे में ही जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। तब वो सिवियर लेवल पर चला जाता है, तब उस पर्सन को एंटी डिप्रेसेंट देना जरूरी हो जाता है। तो हम उनसे साइकोलॉजिकल टेस्ट फिल करवाते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट जब फिल करवाते हैं तो उनमें डिफरेंट रेशियोज आती हैं, तो उस रेशियो के मुताबिक ही उस पर्सन को मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन देने का भी तरीका होता है। हम फर्स्ट टाइम उन्हें थोड़ी ज्यादा मेडिसिन देते हैं, फिर सेकंड टाइम कम देते हैं, फिर कम, फिर कम, फिर आहिस्ता आहिस्ता 6 to 8 मंथ ट्रीटमेंट में स्टार्ट करते हैं हाई डोज से और एंड करते हैं इतनी लो डोज पर ले जाते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता उस पेशेंट को कि उसे मेडिसिन की जरूरत ही नहीं रहती। वो खुद ब खुद उसके अंदर इतनी प्रैक्टिसेस आ जाती हैं। जब उनसे हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं, थेरेपीज उनके ऊपर ट्रीट करते हैं, उनसे उनके काम का जो हमने, जैसा मैंने सारा प्रोसीजर ऑफ कोपिंग स्टाइल बताया, वो जब हम करवाते हैं तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली मेडिसिन से निकल के खुद ब खुद अपने कोपिंग स्टाइल्स में आ जाता है। ये मिथ्स बनी हुई हैं कि बहुत ज्यादा मेडिसिन खाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए, हर डिसऑर्डर की, चाहे वो फिजिकल डिसऑर्डर हो, कोई मेडिकल कंडीशन हो या कोई दूसरी, मेडिसिन तो हर चीज में दी जाती है। ठीक है, और सोसाइटी में इसी चीज की अवेयरनेस फैलाने के लिए ही तो ये सब किया जाता है, ये सब सेशंस करवाए जाते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि मेडिसिन जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो बहुत इतनी खराब नहीं होती, वो सम टाइम के लिए यूज करवाई जाती है। ठीक है। अच्छा मैम, एक और मेरा क्वेश्चन है, उसके बाद हम ऑडियंस की तरफ चलेंगे कि जैसे ज़्यादातर आपने जॉब की बात की, जो पर्सन ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है या फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम को वो फेस कर रहा है,
तो हम देखते हैं जैसे, और एक पर्सन ऐसा भी होता है, जैसे आपने बात की ना कि ज्यादा जो है ईटिंग की तरफ ज्यादा चले जाता है, मील ज्यादा लेना शुरू कर देता है। तो कुछ जी पर्सन जी ओबेसिटी का जब शिकार होते हैं, वो भी एक्चुअली, क्योंकि वो बुली हो रहे होते हैं, तो वो भी एक एलिमेंट आता है कि उसकी वजह से वो डिप्रेस्ड हैं अपनी अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर। फिर इसी तरह जी से जी जब एक पर्सन करियर ओरिएंटेड है बहुत ज्यादा, उसको फाइनेंशियल, उसको लगता है कि बस मुझे 2 सालों में कुछ ना कुछ करना है, तो वो जी डुअल माइंडेड भी होता है। ठीक है, इसी तरह से ओबेसिटी का भी पेशेंट हो सकता है। तो क्या डुअल माइंडेड माइंडनेस जो होती है, या फिर उसमें जैसे एक बंदा आपसे बात कर रहा है, आप मुझसे बात करनी है और मेरी थॉट्स कुछ और हैं, मैं आपको सुन भी रही हूँ, मेरी थॉट्स कुछ और हैं, और तीसरी जगह मैं ये भी सोच रही हूँ कि मुझे कल क्या करना है या अगले 10 मिनट बाद क्या करना है। ये अक्सर ऐसा होता है, पर्सन मुझसे डिस्कस करते हैं, और ये एक बार मेरे साथ भी हुआ है कि आप सोच कुछ रहे होते हैं, सामने वाले को सुन कुछ रहे हैं, बहुत ज्यादा डुअल माइंड रहते हैं आप, और दो तरह की सोच आपके जहन में रहती है। तो क्या ये सिम्टम है डिप्रेशन का, या ये कोई देखिए ये एंजाइटी है, या क्या कंडीशन कहलाती स्ट्रेस के सिम्टम्स आते हैं। ये आपको स्ट्रेस की तरफ लेकर जाते हैं। आप हर वक्त जो है वो 2 से 3 चीजों के बारे में सोच रहे हैं। ये आपको स्ट्रेसर, जो स्ट्रेसर्स हैं वो भी आपकी बॉडी पर, आपके माइंड पर इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तब आपको उस टाइम पर अपने उन चीजों को एक कॉपी ले लें, उसके ऊपर राइट कर लें अपनी उन्हीं 4-5 चीजों के बारे में जो आप सोच रहे हैं। अब आप देखें कि कौन सी चीज इन 5 चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा उस पर ज्यादा फोकस करें। जो चीजें कम इम्पोर्टेंट है उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप फोकस करना स्टार्ट करेंगे, तो आपका ये ड्यूल माइंड खुद ब खुद जो है वो सिंगल वे ऑफ द गोल्स के अंदर चलना स्टार्ट हो जाए। सही। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आगे हम ऑडियंस की तरफ चलेंगे कि उनका कोई क्वेश्चन है तो वन बाय वन आप क्वेश्चन कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। जी, आप में से कोई भी क्वेश्चन करना चाहे तो आप अपना माइक ऑन करें और डायरेक्टली मैम से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैं ये एक तरह का आप ये समझ लें कि केस स्टडी है, एक केस है इस तरह का। तो ये थोड़ा डिटेल में होगा, तो इसका आप सोल्यूशन बता दीजिएगा। जी जी अच्छा, सबसे पहला क्या होता है कि दो फैमिलीज हैं, वो इकट्ठी रह रही हैं। उनमें से एक जो है ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है क्योंकि वो ज़्यादा एजुकेटेड हैं दूसरे की निस्बत, लेकिन दूसरे ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो जो एजुकेटेड हैं उनसे हेट रखते हैं। और जो एजुकेटेड होते हैं ना, वो उनसे हेट तो नहीं रखते, वो तो सिंपल रहते हैं। तो एजुकेटेड में से जो है ना, वो मेंबर तो सेम होते हैं, लेकिन वो एजुकेटेड में जो मेंबर्स होते हैं उनको चलाने वाला, उसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद जो है जो रह जाते हैं उनके भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो जो मैंने आपको दूसरी फैमिली का बताया ना, कि जो इतने नहीं होते फाइनेंशियली स्टेबल या इतने एजुकेटेड नहीं होते, तो कुछ वो भी हेट करते हैं। और उसकी वजह से जो है ना, फैमिली मेम्बर्स की जो है उनमें से सिबलिंग्स की, 2 सिबलिंग्स की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जो सरवाइव कर पाते हैं ना, उनको हो जाता है मतलब डिप्रेशन के, हम जो है ना, ये हमारे साथ क्यों हो गया, हमने तो किसी के साथ कुछ गलत किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं मतलब। तो इसमें क्या सोल्यूशन होगा इसका? और देखिए आपका जो कंडीशन, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये काफी डिफरेंट वे में लेके जाता है हमारी बात को। लेकिन फिर भी मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी कि देखें, जब कंडीशन और देखें हालात, जो फैक्टर्स है ना, वो किसी भी पर्सन पर कभी भी किसी भी तरह के हो सकते हैं। चाहे वो एजुकेटेड पर्सन्स हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, अनहोनी तो किसी भी इंसान के ऊपर कभी भी किसी वक्त भी आ सकती है। तो जा सकते हैं जरूर। लाजमी नहीं है कि जो पर्सन है वो अम, पढ़ा पढ़ा लिखा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, सब कुछ है और उसके ऊपर डिप्रेशन नहीं आ सकता। ये नहीं है, आ सकता है। देखिए कोई ना, कोई उसे ना कोई वो तो अनहोनी। फिर आएगा ना डिप्रेशन, कि वो उनमें रहेगा और वो उसे इस निगाह से देखते रहेंगे, तो उसको तो ये आएगा ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि जी उसने तो उनके उनके साथ कुछ किया भी नहीं होता। एक भी होगा, एक डिप्रेशन भी होगा, बिकॉज वो
वो सिर्फ उन्हें देख रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे अपने आप को उनके बराबर ले हम्म। जाने के लिए, या खुद कामयाबी हासिल करने के लिए वो कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ देखकर अपने अंदर उन फीलिंग्स को जो है वो बना रहे हैं। और उनके साथ तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ तो उनके अंदर डिप्रेशन की कंडीशन बनी ना। तो दीज आर द थिंग्स, जो कि टू देखें डिफरेंट देखें थिंग्स जो मेरे है वो। जी जी बिल्कुल। देखें वो जो एजुकेटेड है ना, उनको तो वो तो जो है उनको तो नहीं जरूरत ना, वो तो अनएजुकेटेड, उन्हें तो नहीं पता। वो तो उनको जो है नीचे ही खींचना चाहते हैं कि किसी तरह से जो है ना ये या तो इधर ना रहें, तो या जो है ना इनकी जो भी रिसोर्सेज हैं या जो भी सोर्स ऑफ इनकम या इस तरह की चीज़ें हैं ना, उनसे किस तरह खींच ली जाए। उनके पास पावर है लेकिन दूसरी के पास पावर नहीं है। तो इसमें जो देखिए, अगर पावर पर्सन हो। मिस्टर, पावर से कुछ नहीं होता। इंसान की अपनी माइंड सेट विल होती है, जिसके जरिए इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। अब हम अगर बैठे हैं, लेट सपोज के मैं खुद की मिसाल दूं। अब मैं बैठी हूँ और मेरे सामने वाली मेरी जो दोस्त है वो बहुत अच्छा कमा रही है, कर रही है। अब मैं उसे देखकर अपने अंदर ये फीलिंग तो नहीं लाऊंगी ना। कोशिश करूंगी कि ना लाऊं, कि मैं उसे देखकर ये कहूं कि यार पता नहीं कैसे हो जाता है, मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं ये भी तो पॉजिटिव बात कर सकती हूँ कि मैं उससे बात करूं, क्या पता वो मुझे कोई अच्छी गाइडलाइन दे दे कि आप ये कर लो तो आप उस तरफ चली जाओगी। अब मैं हूँ, जब तक मैं अपनी स्टडी कर रही थी, मैं खुद कुछ कमा नहीं रही थी, कुछ खास नहीं कमा रही। अब मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, हालांकि अभी मेरी कोई जो है वो मेरी फील्ड के रिलेटेड मेरी कोई जॉब नहीं है। मैं जस्ट जो है अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, वो भी ऑनलाइन। और उसके सेशन, जैसे ये सेशंस होते हैं, इसी जैसे मैम हमारे डायनामिक लॉ एसोसिएशन हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, इसी तरह छोटी सी काविश मेरी भी है कि मैं भी अपने साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए और दूसरों के लिए कुछ जर्नल, कोई कोर्स, कोई जो है वो चीजें प्रोवाइड कर सकूँ, तो लिटिल बिट फी के साथ मैं वो रखती हूँ। उसके अलावा मैं खुद ऑनलाइन वर्क करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी हुई हूँ, जिसका इंट्रोडक्शन में भी मैम ने बताया कि मैं डाटा मैनेजर हेड हूँ पीबीएनएम की, और जो है वो उनकी सोशल मीडिया टास्क हेड हूँ। और तो इसी तरह तो इंसान को अपने गोल्स, अपनी मोटिवेशन खुद बनानी पड़ती है, कि गोल्स बनाएंगे तो खुद कमाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठकर बिना मैं जो है वो कोई जॉब किए एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर लेती हूँ, तो मैंने भी अपनी लाइफ के गोल्स बनाए हैं। तो लाइफ के गोल्स बनाने पड़ते हैं, तभी ही इंसान अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को खत्म कर सकता है, अपने करियर की तरफ जो है वो करियर ओरिएंटेशन हो सकता है। अगर आप लोगों को करियर काउंसलिंग की जरूरत है तो वो आप लोग मेरे साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके लिए भी जो है वो गाइड कर दूँ। जी जी। जी, नेक्स्ट किसी और का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, और अगर नहीं है तो फिर हम वाइंड अप करें। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि ओवर थिंकिंग को हम किस तरह मतलब खत्म करें। जैसे किसी चीज के बारे में सोचना और पता भी है कि हम ओवर थिंकिंग करें, हमें नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम उसी की तरफ चलते जाते हैं। मतलब हम अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं ला पाते कि नहीं करें ओवर थिंकिंग, बट फिर भी हो जाती है। तो इस टाइप की चीज को हम किस तरह खत्म करें। ओवर थिंकिंग को खत्म करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम उसको भी स्टेप बाय स्टेप कम कर सकते हैं। पहले उस चीज को अपनी जिंदगी से एलिमिनेट करने की कोशिश करना जो ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जाती है। फिर उस ओवर थिंकिंग के जो है फैक्टर्स को जानना, कि क्या क्या फैक्टर्स उसकी वजह बनते हैं। फिर जानना कि उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, कि मैं ज्यादा ओवर थिंकिंग करूंगी तो मेरे माइंड पर प्रेशर आएगा, मेरी बॉडी पर स्ट्रेस आएगा, मुझे इलनेस फील होगी। उन चीजों को कम करना, उन चीजों के बारे में सोच कर उस चीज को कम करना। फिर ओवर थिंकिंग के टाइम पर जब आपको बहुत ज्यादा वो चीज फील हो रही है, तो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेना जो वो आपकी ओवर थिंकिंग को कम कर सके। खुद को मसरूफ रखना। अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है रात के टाइम, तो कोशिश करें कि अपना टाइम टेबल ऑफ स्लीपिंग ऐसा बना लें कि टाइम से सो जाएं। उसके बाद अगर वो आपके ऊपर ज्यादा हार्मफुल फील हो रही है, तो कोशिश करना
कि जो है वो आप कोई बुक रीडिंग स्टार्ट कर दें, कोई अच्छी बुक रीडिंग जिससे आपको कोई सबक मिल सके, तो उस चीज की तरफ चले जाना, तो वो भी आपको ओवर थिंकिंग से कमी पैदा करती है आपके अंदर। ओके मैम, थैंक यू।